नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी क्लोज डी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये हमारी उस सीरीज का अगला भाग है। इस पिछले दोनों भागों में हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा है और एक भाग अभी उसका आना बाकी है, ठीक है ना। जो भी कुछ हमारे फैक्ट छूट गए हैं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक वीडियो हमारा भी अपलोड होना बाकी है। आज हम भारत का जो भौतिक विभाजन है चैप्टर 2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा हम आप लोगों को एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहीं और मत भटकिएगा। एक सीक्वेंस में आप इसको एक नोट्स बना लीजिएगा और कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये चीज़ें आपको रट जाएगी, दोबारा आपको ज्योग्राफी नाम का भय है वो आपके मन में रहेगा ही नहीं। बस आपको एक बार मन लगा के वीडियो को देखना है। एक बात और दोस्तों, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा आप अपना मूल्यवान फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत का सामान्य परिचय चैप्टर 2, भारत का भौतिक विभाजन। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। एक मिनट दोस्तों। भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए तो ये है हमारा भारत देश, जैसे कि आप हमारे इस बोर्ड में देख पा रहे हैं। तो अगर हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करें, भौतिक विभाजन का मतलब होता है बेटा कि हम भारत में जो भी हमारा ये भारत है, यहाँ से लेकर 32,87,000 लगभग 263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र फैला है, उसमें कितना पर्वत है, कितना पठार है, कितना मैदान है, कुल मिला के जितने भी उच्चावच की चीज़ें हैं, ठीक है ना, उन सबको हम इसमें वर्णन करेंगे कि आखिर हमारे यहाँ कितना पर्वत है, कितना पठार है, कितना मैदान है। ठीक है, तो हम आपको एक डाटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको कि भारत में सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, पर्वत कितने परसेंट है, लिख लीजिए 11% है। 11% हमारे पूरे भारत में लगभग कितने परसेंट, भाई इतना एरिया है, ये पूरा इतना एरिया, इस एरिया में पर्वत का कितना रोल है, सिर्फ 11% है। फिर लिख लीजिए पहाड़ी का, पहाड़ियाँ कितने परसेंट है, 18% है। कितने परसेंट है, 18%। फिर लिख लीजिए पठार कितना है, पठार है आपका 28%। कितना है, 28%। फिर लिख लीजिए मैदान कितना है, 43%। कितना हो रहा है, 28, 8, 36, 10, 46, 47, 10, 57, हाँ ठीक है। तो ये बेटा हमारा टोटल ये एक डाटा है। हमारे पूरे भारत में लगभग 11% पर्वत हैं, 18% पहाड़ियाँ हैं, 28% पठार है। पठार के बारे में हमने आपको पहले उसमें बताया था कि पठार वो चीज़ें होती हैं जिनका जो पर्वत जैसे ही होते हैं, किंतु इनका जो शीर्ष होता है, ये जो शीर्ष है बेटा, ये तो पर्वत की शेप हो गई कि जो पर्वतों का जो शीर्ष होता है वो टिप ढाल वाला होता है, वो नुकीला रहता है, ठीक है ना, टिप ढाल वाला रहता है। जबकि पठार में ये चीज़ें नहीं होती है। पठार का जो ऊपरी का भाग रहता है वो सपाट रहता है। वो कैसा रहता है, वो सपाट रहता है। यद्यपि वो भी मैदानों से ऊंचे रहते हैं, लगभग 500-600 मीटर के आसपास ये इनकी भी ऊंचाई होती है, किंतु बेटा इनका जो ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इनका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है, ठीक है ना, समतल होता है। तो ये क्या है, अपने
पठार। अब पहाड़ियाँ तो आपको पता ही है कि जो पर्वतों से छोटी छोटी रहती है, लगभग पठार के आसपास रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। हमने आपको एक छोटा ये डाटा दे दिया कि पर्वत हमारे भारत में लगभग 11% है। आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि भारत में पठारों का हिस्सा कितने % है, तो आप सीधे आंख मूंद के लगा दोगे 28%। ओके, 28%, या बेटा कभी कभी अगर 27 कुछ % भी, तो आप वही डाटा बना, क्योंकि मैंने मोटा मोटा लगभग माना है कि 28% है। अगर इसके आसपास लगभग आधा % या 1% का डिफरेंस आता है तो भी आप 28 को ही टिक करोगे। ओके, चलो उसको आप लिख लो, इसके बाद हम लिस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं आखिर भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, किस आधार पे हम भारत को बांट सकते हैं। तो बेटा आपको ये दिख रहा है कि भारत जो हमारा है, एक शब्द आप सुन लो, उच्चावच। उच्चावच क्या होता है, जब हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी हमारी चूंकि एक जैसे नहीं है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़, मतलब कहीं ऊंचे स्थान है, कहीं नीचे स्थान है, कहीं महासागर, पर्वत, पठार, ये सब चीज़ समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं ऊंचे स्थान है तो कहीं निचला स्थान भी, इसलिए इसको हम उच्चावच बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उच्चावच। आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो बेटा इसका निर्माण हुआ जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। आपने सुना होगा कि हमारे जो पृथ्वी का निर्माण है वो किस युग में हुआ है, लगभग आज से 4.3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ है कि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो आपने सुना होगा, पेंजिया नामक एक बहुत बड़ा भूभाग था, वो उसका विभाजन होता है, और उस विभाजन के बाद अपना एक गोंडवाना लैंड बनता है, गोंडवाना लैंड का भी टूटना होता है। फिर उसके बाद अपना लॉरेशिया बनता है, एशिया और लॉरेंसिया। ठीक है ना, फिर यूरेशिया बनता है, तो यूरेशिया में यूरोप और एशिया बनता है, फिर अपने भारत का निर्माण होता है। कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि अपना जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना है वो उच्चावच के आधार पे पढ़ना। उच्चावच का मतलब ये है कि हमारा जो भारत देश है वो पूरी तरीके से समतल नहीं है, कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, तो इस आधार पे हम भारत का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमें आपकी चीज़ें ये समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जरूर आप बताओगे, ताकि मैं उसको और भी सरल भाषा में बताने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, अब बेटा जिस तरह भारत की भू आकृति है, जिस तरह भारत की भू आकृति, क्योंकि यहीं पे पठार भी है, यहीं पे मैदान भी है, यहीं पे पर्वत भी है, यहीं पे पहाड़ी भी, सब कुछ यहीं पे है, और यहाँ की जलवायु भी कंडीशन है, हो सकता है यहाँ ठंडी जलवायु है, हो सकता है यहाँ पे मध्य में गर्म जलवायु है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु। तो भारत की जलवायु की दशा भी अलग है, उच्चावच अलग है, जलवायु दशा अलग है, इसके अलावा भारत की संरचना अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी फैक्टर हैं जो हमारे भारत के भौतिक विभाजन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैं आपको और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है कि ये भारत का सबसे उत्तरी एरिया है, भारत का सबसे उत्तरी एरिया है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र। ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो गए, ये उत्तरी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी और ये दक्षिणी भाग हो गया। आपको पता है कि चूंकि ये हिमालय वाला एरिया है इसलिए यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होगी, और जब ठंडी ज़्यादा होगी, यहाँ का तापमान कम होगा, तो बेटा यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की तुलना में अलग होगी कि नहीं होगी। यहाँ जब जलवायु, यहाँ का तापमान ठंडा है तो यहाँ पे फसलें भी दूसरे प्रकार की होगी, लोगों का रहन सहन भी अलग होगा, वेशभूषा भी अलग होगी, और कृषि के पैदावार थोड़ा कम होगी। मतलब कुल मिला के बेटा यहाँ के जो जलवायु की कंडीशन होगी, यहाँ की तुलना में अलग होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये सागर के किनारे है, यहाँ पे और दूसरी बात कर्क रेखा भी गुजर रही है, तो यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं सीधी चमकती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ज़्यादा तापमान मिलेगा। जब ज़्यादा तापमान मिलेगा तो यहाँ पे खेती अलग अलग प्रकार की होगी, जैसे कि खरीफ की फसल होगी, रबी की फसल होगी। बेटा ये एरिया भी आपका चक्रवातों से प्रभावित रहता है। इसके अलावा यहाँ पश्चिमी घाट है, जिसके कारण यहाँ पे भी क्या होता है कि भयंकर वर्षा होती है, सदाबहार वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु भी अलग होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे जो भारत देश है, भिन्न भिन्न जगह की भिन्न भिन्न जलवायु कंडीशन होती, जलवायु दशाएं होती। तो इस आधार पर हम भारत को कुल 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों। लिख लीजिए, ये
आजकल की ये जो मार्कर है ना, 5 भाग में, ठीक है। अब लिख लीजिए सबसे पहले डाल दीजिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बेटा हम अपने भारत को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम ये उत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, कैसा जलवायु भी क्षेत्र है, कितनी वर्षा होती है, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। उत्तर की तरफ जो हिमालय के क्षेत्र है, यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में लिख लीजिए उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान। फिर लिख लीजिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। बेटा हम सब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत होना। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, सर आपकी भाषा कठिन है। तो बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपके लिए और सरल बना सकूँ। प्रायद्वीपीय पठार, फिर लिख लीजिए तटीय प्रदेश, और फिर एक लिख लीजिए आखिरी में द्वीप समूह। द्वीप समूह आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम पूरे भारत को इन्हीं 5 आधारों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे भारत का उत्तर के जो विशाल मैदान, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ की कैसी कंडीशन है, कैसे रहन सहन है, कैसी मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ के इतने एरिया के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये उत्तर का पर्वतीय भाग है, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से वो है आपकी झीलें हैं, नदियाँ, मतलब तमाम चीज़ें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा आप घबराइएगा नहीं, आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, बस आपको धैर्य और साहस के साथ हमारे इस वीडियो को देखना है। बस 1 से 2 बार हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा कभी आपको ये चीज़ें भूलेंगे नहीं, मेरी ये गारंटी है। तो ये चीज़ें हो गई। हम भारत के भौतिक विभाजन को कितने आधार में पढ़ रहे हैं? 5 भागों में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, पर्वतीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। बेटा एक चीज़ और है, मैं इसको कम से कम 4 से 5 वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है और फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा कभी आपको ज्योग्राफी पढ़ने की, इंडियन ज्योग्राफी में इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में। ठीक है, मिटा दो इसको। चल हाँ, तो बेटा आपको ये दिशा मैं बता दूं थोड़ा सा। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, किसी स्टेट का पीसीएस, यूपीएससी, एमपी पुलिस, व्यापम या कोई सभी एग्जाम दे रहे हैं जो उसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बेझिझक होकर, टेंशन फ्री होकर के हमारे इस वीडियो को देखिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और अगर जो एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यह वीडियो उनके लिए जानकारी का स्रोत रहेगा। तो आप सब लोग हमारे वीडियो को देखिएगा। ये है अपना उत्तर का क्षेत्र, ठीक है, ये है साउथ का क्षेत्र, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो आज हम इस उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर। बेटा ये एरिया जो यहाँ से दिख रहा है पंजाब, और ये उत्तर प्रदेश का तराई एरिया, ये सिक्किम, और ये पूरा एरिया। ठीक है, ये अपना यहाँ से हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय
पर्वत लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। लिख लीजिए थोड़ा सा। चौड़ाई बेटा ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई लगभग 150 से 200 किलोमीटर ही मैक्सिमम है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो बहुत है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के बारे में लंबाई लिख लीजिए कितना है? 2400 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी विश्व के तीसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर पे एंडीज पर्वतमाला है, लगभग 7200 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, 7200 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन है? हाँ, एंडीज पर्वतमाला आपकी दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका में। फिर दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वतमाला जो कि हमारी कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और तीसरे नंबर पे आपका हिमालय पर्वत है जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। और कहाँ है? आपके भारत में, यहाँ जम्मू कश्मीर पंजाब से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश और उधर तिब्बत वो चाइना तक फैला हुआ है, ठीक है। तो टोटल 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई इसकी कितनी है? लगभग 150 से 200 किलोमीटर। ओके, 150 से 200 किलोमीटर, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है, देखिए इसके निर्माण की थोड़ा सा हम आपको चीजें बता दें कैसे हुआ है। बेटा जब भी किसी पर्वत का निर्माण होता है तो आप लोग सुने होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है ना, प्लेट विवर्तन की। आखिर प्लेट क्या होती है? तो बेटा आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो प्लेट होती है वो भूखंड के मोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। इतना भी मोटा नहीं कि मतलब एकदम इतना मोटा। मोटे का मतलब हुआ लगभग 100, 200, 1200 से 1500 किलोमीटर का जो मोटा रेंज होता है, मतलब भूखंड, बड़े बड़े विशाल भूखंड को ही प्लेट बोलते हैं। यानी ये इस टाइप की चीज़ें, हमारी जो पृथ्वी बनी है उसमें जो प्लेटें हैं वो इसी टाइप के। हम आपको चिंता मत करिए बेटा, हम आपको जब पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताएंगे, परेशान मत हो। आप सिर्फ अभी तक जान जाओ कि प्लेट जो है जमीन के बड़े टुकड़े हैं। क्या है? जमीन के बड़े टुकड़े, ठीक है। तो बेटा 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की प्लेटें। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक को बोलते हैं अपसारी प्लेट, एक को बोलते हैं अभिसारी प्लेट, और एक को बोलते हैं संरक्षी प्लेट। प्लेट कितने प्रकार की होगी थोड़े से इनके बारे में समझ लीजिए, फिर हाँ इसके बारे में समझ लीजिए, तब फिर आपको आगे चीजें समझ में आएगी। प्लेट, ठीक है। अपसारी प्लेट हो गई, अभिसारी प्लेट हो गई, और संरक्षी प्लेट हो गई। अभी आप बिल्कुल मत परेशान होइए, सिर्फ नाम सुन लीजिए। इसके बाद मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अपसारी प्लेट का, अपसारी का प्लेट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो प्लेटें, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। अभिसारी का अभी यानी होता है केंद्र, अभी यानी केंद्र, अभी सेंटर बोलते हैं ना, तो अभी का मतलब होता है केंद्र की तरफ। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के तरफ आती हैं, ये प्लेट इसकी तरफ जा रही है और ये प्लेट इसकी तरफ जा रही है। संरक्षी में क्या होता है कि दोनों प्लेटें किसी की तरफ नहीं जाती है, समांतर रहती हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर इस टाइप में निकल जाती हैं, ठीक है। तो बेटा जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण के बाद बलन पैदा होगा, और बलन के बाद क्या होगा कि पर्वतों का निर्माण होगा, जिसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आपके समझ। जब दो प्लेटें, ये मान लीजिए ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई, तो जब दो प्लेटें, ये दो प्लेटें भी जुड़ी हुई हैं, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट। क्या बोलते हैं? अपसारी प्लेट। बेटा आप देख रहे हो जैसे ये दो प्लेटें दूर जा रही है तो बीच में एक स्थान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गैप बन रहा है, ठीक है। आगे जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं और जो
आते हैं, जब समेत पाते हैं तो उसमें से एक भारी प्लेट रहती है और एक हल्की प्लेट रहती है। सपोर्टेड मान लेते हैं ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये हल्की प्लेट है। ये कैसी है? हल्की है। और ये कैसी है? भारी प्लेट है। अब आप बताओ कि जब हल्की प्लेट और भारी प्लेट आएगी और आपस में टकराएगी तो जो भारी वाली प्लेट रहेगी अपने वजन के कारण क्या होगा? नीचे जाएगी। और जो हल्की वाली प्लेट, जैसे ये हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है, ये दोनों प्लेटें आपस में आ रही हैं, ये दोनों प्लेटें आपस में आ रही हैं, तो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। और हल्की वाली प्लेट जो कि हल्की है, बेटा आप ही बताओ कि पानी में कोई चीज़ हल्की रहती है तो ऊपर तैरती कि नहीं तैरती? इसी तरह जो हल्की वाली प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाती है, भारी वाली प्लेट नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे घर्षण हो जाता है और घर्षण के कारण पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह है। ये मान लेते हैं भारी वाली प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आई, ये जैसे ही प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आई, तो ये प्लेटें क्या होती है बेटा? जो भारी वाली प्लेट रहती है, चूंकि वजन ज़्यादा रहता है इसलिए वो नीचे आ जाती है, और जो हल्की वाली प्लेट रहती है वो ऊपर चढ़ जाती है। और जहाँ पे टकराव होता है, जहाँ पे टकराव होता है, जहाँ पे ये टकराव होता है वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जमीन बन जाती है। तो वो ऊबड़ खाबड़ इतने छोटे भी नहीं होते बेटा कि आप जितना समझ रहे हैं, वो ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके शीर्ष नुकीले होते हैं, जिस कारण हम उसको पर्वत बोल देते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी वाली जो प्लेट रहती है वो नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है, जिसके कारण घर्षण होता है। और घर्षण के कारण क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ जमीन बन जाती है। तो जो ऊंचे भाग हो जाते हैं उनको हम पर्वतीय क्षेत्र बोल देते हैं, और जो नीचे भाग दब जाते हैं उसमें पानी का इकट्ठा और जमाव हो जाता है, जिसके कारण उसको झीलें, नदियाँ, या फिर अगर बड़ा एरिया है तो सागर तक बोल देते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो बेटा जो हमारा हिमालय पर्वत बना है वो टेथिस नामक सागर, जहाँ आज हमारा ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पे पहले क्या था कि टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस सागर था। धीमे धीमे क्या हुआ कि जो भारतीय इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी उसमें टकराव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि ऊबड़ खाबड़ रचना बन गई, तो हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब भारत का जो ये हिमालय का क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ये अवतल हो गया। क्या हो गया? अवतल हो गया। आप लिख लीजिए, अवतल और उत्तल आप पढ़े हो ना? अरे भैया आपने पढ़ा होगा कि जब आप कक्षा 10वीं में दर्पण सूत्र पढ़े हो ना, इस टाइप की चीजें, तो ये जो है आप ये इस टाइप का जो दर्पण पढ़े होगे, इसको कौन सा दर्पण बोलता है? अवतल दर्पण, वो उत्तल, हाँ अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक ना, सॉरी माफी चाहता हूँ, अवतल लेंस बोलते हैं। और जो ये वाली चीजें हैं, इस टाइप की जो संरचना बनती है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ओके, तो बेटा ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये इसका उभरा हुआ भाग है, ये उत्तल वाला भाग हो गया, और ये भाग कैसा हो गया? अवतल वाला भाग हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि भारत का जो हिमालय का तिब्बत वाला क्षेत्र है उसकी संरचना कैसी होती है? तो उसकी संरचना अवतल लेंस की तरह होती है। किसकी तरह होती? अवतल की तरह। और जो इसका प्रायद्वीपीय भाग है ये किसकी तरह होती? उत्तल की तरह होती है। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिटा दो। चल, तो ये चीजें इतनी समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इसका निर्माण भी आपको समझ में आ गया किसके कारण होता है? प्लेटों के टकराव के कारण होता है। निर्माण किसके कारण होता है? प्लेटों के टकराने से। कौन सी प्लेटें थी? दो प्लेटें थी, आपने पढ़ा है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहां पे क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस सागर था।
ठीक है, ये चीजें आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो इसको मिटा दूं अब। ठीक है, ये चीजें तो समझ में आ गई है। अब आगे लिखते हैं, चीजें आगे को देखते हैं। जब ये उत्तर भारत का पर्वतीय पठार। अब बेटा हम भारत के प्रमुख हिमालय को पढ़ेंगे कि हिमालय का डिवीजन कैसे है, कितने हिमालय हैं, कौन कौन से हिमालय, कौन कौन सी चीजें कहाँ पे है। आज हम आपको हिमालय के बारे में हर चीज बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिख लीजिए हिमालय। हिमालय के बारे में आप लिख लीजिए। सबसे पहले इसका विभाजन, विभाजन के बाद लिख लीजिए इसका महत्व। ठीक है ना, क्यों महत्व है। ठीक, विभाजन में देख लीजिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और एक हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। देखिए बेटा, जो हमारा हिमालय पर्वत है ये एक दिन में नहीं बना है। पर्वतों को बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ पर्वतीय क्षेत्र ऐसे थे जो हमारे हिमालय के पहले ही बन गए थे। कुछ पर्वतीय क्षेत्र ऐसे थे जो हमारे हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले ही बन गए थे। उनको हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय। हिमालय पार पर्वत है। ठीक है ना, हिमालय के पार है, ये हिमालय के पहले है। हिमालय पर्वत आपका क्या है, जो मेनली 3 भागों में डिवाइड है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। लेकिन बेटा एक चीज हम और पढ़ते, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण पहले ही हो चुका होता है, इसलिए उसे हम हिमालय पार पर्वत बोलते हैं। हिमालय के पार है वो, हिमालय में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे साथ में ही, ताकि चीजें आपको इधर उधर की चीजें ना हो, हौच ना हो जाए। ठीक है, चलो अब हम आपको ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम ये भारत का मैप अभी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें समझानी है। बेटे ये जो हमारा हिमालय पर्वत, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ऊपरी वाला रेंज हो गया, जो हिमालय के भी पार है। ठीक है, तो ये हमारा जो रेंज हो गया, इसको आप डाल दीजिए। ये कौन सा वाला भाग हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये अपना बृहद हिमालय हो गया। ये लघु हो गया और ये शिवालिक हो गया। ठीक है बेटा, ये जो ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है, इसके और इसके बीच में देखो, ये प्रत्येक हिमालय एक दूसरे से कुछ घाटियों के द्वारा, कुछ फॉल्ट के द्वारा, कुछ नदियों के द्वारा या कुछ दर्रों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखना, जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो ग्रेट हिमालय से किसके द्वारा अलग रहता है। यहाँ पे एक जोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सांगपो सुचर जोन, इंडस सांगपो सुचर जोन। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, इंडस सांगपो सुचर जोन, ITSJ। ठीक है, आप इसका हिंदी में नाम लिख लीजिए, इंडस सांगपो सुचर जोन। ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के द्वारा किससे अलग रहता है, इंडस सांगपो सुचर जोन के द्वारा ये हमारा एक दूसरे से पृथक रहता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेट हिमालय और
ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, ये किसके द्वारा एक दूसरे से, बेटा ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में या किसी अन्य एग्जामों में कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय किसके द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो ITSZ यानी कि इंडस सांगपो, सांगपो की स्पेलिंग बेटा टी से शुरू होती है, TSA, ठीक है ना। तो इंडस सांगपो सुचर जोन के द्वारा ये हमारा ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से अलग रहता है, यानी इतना वाला भाग हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये जो भाग है ये ITSZ है। फिर ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय ये एक दूसरे से किससे पृथक रहते हैं, लिख लीजिए MCT, ठीक है ना, मेन सेंट्रल थर्स्ट, मेन सेंट्रल थर्स्ट, इसके द्वारा ये एक दूसरे से पृथक रहते हैं। फिर लघु हिमालय वाले किससे अलग रहते हैं, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। बेटा इसको फुल फॉर्म को आपको लिखने के लिए मेरे वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, तो आपको चीज़ें जो वो रिज्यूम कर लेना, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर शिवालिक श्रेणी, और फिर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये भारत का मैदान है, ये भारत का मैदान है, ये भारत का मैदान है। इसके बीच में क्या कौन से वो है फॉल्ट है, HFF है, HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से किससे पृथक रहता है, ITSZ से, यानी कि इंडस सांगपो सुचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से अलग रहता है। फिर ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से किससे अलग रहता है, मेन सेंट्रल थर्स्ट। फिर लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी किससे अलग रहता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और फिर शिवालिक और ये जो ग्रेट हमारा प्लेन है, महान मैदानी भाग है, ये किसके द्वारा पृथक रहता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के द्वारा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आपको ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी नदी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा दूं, बेटा हम सिर्फ अभी ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये जो ट्रांस हिमालय है, ये है अपना, ये जो इतना एरिया है, ये एरिया, ये गिलगिट वाला एरिया हो गया, ये गिलगिट वाला एरिया हो गया, इसको हम, ये हमारा एरिया जो है ये LOC वाला एरिया है। LOC जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। और ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये है अपना LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ विवादित है। चीन और भारत के बीच ये विवादित क्षेत्र है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित। आप बोलते हैं ना कि वो जो कश्मीर बोलते हैं का आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना, तो ये इसी क्षेत्र को लेकर के बोलते हैं कि ये अपना एरिया है, इसमें अपना अधिकार है, ठीक है। तो ये LOC वाला एरिया हो गया, ये LAC वाला एरिया हो गया, जो कि भारत और चीन के बीच विवादित है, ठीक। तो बेटा ये जो एरिया पूरा पहाड़, ये बेटा ये जो एरिया है, यहाँ पे जो छोटे छोटे जगह है, ये पूरा का पूरा हिमालय की घाटी में बसा हुआ है, हिमालय ही क्षेत्र में बसा हुआ है। और कौन सा हिमालय है यहाँ पे, ये है आपका कौन सा हिमालय, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक ना। ये है आपका, ये अपना ये वाला एरिया हो गया ट्रांस हिमालय। ये अपने ग्रेट हिमालय के ऊपर है। ग्रेट हिमालय, जब आप हिमालय पर्वत जाओगे तो ग्रेट हिमालय जो आप ये श्रीनगर वगैरह जाते हो ना, तो श्रीनगर के बाद वाली जो एरिया है वो आपका ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है। तो हिमालय की पहले जिन पर्वतों का निर्माण हुआ तो उसे हमने उसे हमने ट्रांस हिमालय बोलते हैं, हिमालय की पहाड़ पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से श्रेणी है, तो सबसे पहले लिख लीजिए काराकोरम रेंज है। ये हो गई अपनी काराकोरम पर्वत, ये हो गई कौन सी,
काराकोरम पर्वत लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय में लिख लीजिए। ये है अपनी काराकोरम पर्वत, जो कि हाँ काराकोरम पर्वत है बेटा। इसी पर्वत को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट केटू, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंसीडर की जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कंसीडर की जाती है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भारत की है ये बेटा। ये मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन हो गई। कितनी है? 8611 मीटर है। ओके, फिर यहां पे है आपका जास्कर श्रेणी। क्या है ये जास्कर है, ये जास्कर हो गई, ये लद्दाख हो गया। अभी 2019 में 31 अगस्त को आपका लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले ये भारत का एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब इसे क्या कर दिया? भारत का एक संघ शासित क्षेत्र पर बना दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? R.K. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर है, ठीक है। यहाँ पे ये भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, ये भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। भारत की सबसे ऊंची सड़क यहाँ पे बनी है, और भारत का सबसे शुष्कतम स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है ना, जहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ओके, तो ये है लद्दाख वाला एरिया। और बेटे ये जो जास्कर पर्वत है और ये लद्दाख पर्वत है, दोनों के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में ही आपकी ये यहाँ पे मानसरोवर पर्वत है। ये आपका मानसरोवर पर्वत है। इसी पर्वत से निकलते हुए अपनी सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और इधर ये आकर अरब सागर में गिर जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किसके किसके बीच प्रवाहित होती है? तो जास्कर पर्वत और लद्दाख के बीच प्रवाहित होती है, और ये इधर आपका काराकोरम रेंज से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये बात समझ में आ गई है? चलो, तो काराकोरम पर्वत समझ में आ गया, इसको मिटा दूं। ये काराकोरम पर्वत हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया। अब बेटा ये है आपका यहां पे मिटा दे रहा हूं इसको, ताकि चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 1 मिनट बेटा। ओके बेटा, इसी काराकोरम रेंज में एक पर्वत है अपना कृष्णागिरी पर्वत, ठीक है ना। एक पर्वत अपना कौन सा है? कृष्णागिरी पर्वत है। एक पर्वत है अपने, इसके अलावा हारामोस पर्वत है। आप पर्वतों का नाम लिखते जाइएगा। हारामोस पर्वत है, कृष्णागिरी पर्वत है, इसके अलावा राकापोशी शिखर है। राकापोशी जो पर्वत है उसे विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कहा जाता है। यानी कि ये मतलब इसमें जो इसका ढाल है वो बहुत कम है। अगर आप यहाँ से चढ़ते हो तो सीधा नीचे आ जाओगे, गिर जाओगे। उसकी जो ढाल है बेटा, वो जो सकरापन है वो बहुत कम है, बहुत तीव्र है। उसमें आप चढ़ ही नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? उसका जो शीर्ष है वो काफी नुकीला है और ढाल बहुत ज्यादा है। ओके, इसलिए इसको राकापोशी पर्वत को विश्व का सबसे तीव्रतम श्रेणी को शीर्ष वाला पर्वत भी कहा जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ दर्रों का नाम लिख लीजिए, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए काराकोरम दर्रा, डाल दीजिए। ये है आपका काराकोरम दर्रा, ये आपका काराकोरम दर्रा। फिर यहाँ पे डाल दीजिए अघाल दर्रा है। क्या है? अघाल दर्रा है। भारत का जो काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, ठीक है ना। फिर ये अघाल दर्रा है। फिर लिख लीजिए, इसके अलावा और दर्रे लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक लिख लीजिए चांगड़ा दर्रा, फिर चांगला दर्रा, फिर खारडुंगला दर्रा। आप लिख लीजिए कुछ दर्रों का नाम, पेपर में पूछे जाते हैं कि दर्रे कहाँ पे हैं। लिख लीजिए चांगला दर्रा,
चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, अघाल दर्रा, खारदुंगला दर्रा। इसके अलावा लिख लीजिए फोर्टूला दर्रा, और चांगला गार्डन, ठीक है। फिर इसके अलावा लिख लीजिए बुर्जिल दर्रा, सॉरी ये आपका ग्रेट हिमालय में है। इतने दर्रे आप लिख लीजिए कि ये दर्रे आपके कहाँ पर। अभी बेटा हम जब भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे उसमें अलग से आपको बताएंगे कि कौन कौन से दर्रे किस राज्य में है, ताकि आपकी चीज़ें गलत ना होगी, क्योंकि मैच द कॉलम करने के लिए आता है। तो इतने दर्रे आप लिख लीजिए, ये ट्रांस हिमालय के अंदर के दर्रे हैं। अब नदियाँ लिख लीजिए, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये आपके दर्रे हो गए। लिख लिए इससे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, मतलब इसको इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दूं। चल अब नदियां की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं बेटा। तो 3 प्रमुख नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से प्रवाहित होती हैं। 3 प्रमुख नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से प्रवाहित होती हैं। उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब भारत की नदियां पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ नाम समझ लीजिए, उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले लिख लीजिए सिंधु नदी। पेपर में बेटा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि सिंधु नदी ग्रेट हिमालय से प्रवाहित होती है। आप अपने मन में कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। सिंधु नदी आपको ट्रांस हिमालय से प्रवाहित है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां आपके ट्रांस हिमालय से प्रवाहित होती हैं। इनको आप ग्रेट हिमालय, लघु या शिवालिक में आंसर लगा के नहीं आना, नहीं तो फिर आपकी चीजें गलत हो जाएंगी। लद्दाख और ये जास्कर के बीच में ही अपनी ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। तो नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां जो कि अपने ट्रांस हिमालय से प्रवाहित होती है। ओके, ये चीजें समझ में आ गई है। अब आगे लिख लीजिए प्रमुख ग्लेशियर, लिख लीजिए कौन कौन से ग्लेशियर हैं। हाँ मिटा दो इसको। चल प्रमुख ग्लेशियर लिख लीजिए। आखिर ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर लिख लीजिए सियाचिन है, सियाचिन है। फिर लिख लीजिए बियाफो है, बियाफो है, हिस्पर है, हिस्पुर, बलतोड़ो है, बलतोरो है, ठीक है बेटा। तो ये दर्रे, ये ग्लेशियर हो गए। ग्लेशियर यानी हिमनद, बड़े बड़े हिम के टुकड़े हैं, जिसमें सियाचिन है जो आपका सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, सियाचिन दर्रा है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है ना। अब कितने किलोमीटर लंबा है, लगभग 75 से 77, कुछ किताबों में 77 देता है, कुछ में 78 देता है, और कुछ में 70 ही देता है। आप इतना ध्यान रखो कि इसका जो रेंज है वो आप 77 लिख लीजिए, 77 किलोमीटर है, ठीक है ना। एक बात और बेटा, एक कंफ्यूजन भरा चीज़ें हैं, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है। जो यूपीपीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, वहाँ पे सियाचिन को नहीं माना था। उसमें शायद मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, मैं ध्यान आएगा तो आपको बता दूंगा, बट ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा दर्रा है वो सियाचिन दर्रा ही है, कंफर्म है। अब भारत की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, सियाचिन दर्रा ही है, 77 किलोमीटर। बल्कि वो जो दर्रा जिसको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको दूसरा माना था, लगभग उसकी रेंज 40 किलोमीटर ही थी, ये इसकी 77 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
प्रमुख पर्वत देख लीजिए कौन कौन से पर्वत हैं। सबसे पहले लिख लीजिए माउंट केटू 8611 मीटर। फिर लिख लीजिए काराकोरम पर्वत। फिर लिख लीजिए नंगा पर्वत, ये लगभग 7800 किलोमीटर है, ठीक ना, 7817 किलोमीटर है ये पर्वत है आपके यहाँ पे। हाँ, इसके अलावा लिख लीजिए राकापोशी, और लिख लीजिए कृष्णागिरी। ये बेटा ये सब जम्मू कश्मीर वाले पर्वत, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंगा पर्वत भारत के किस राज्य में है, तो आप ध्यान रखें जम्मू, ये मैं सब जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ अभी, जम्मू कश्मीर में जो इसका श्रेणी फैली हुई है। कृष्णागिरी है। फिर लिख लीजिए हारामोसी, इधर साइड में बेटा यहाँ पे है, ये आपका पामीर का पठार है, इसे विश्व की छत कहा जाता है, पामीर गांठ कहा जाता है, लगभग 4800 किलोमीटर है। इधर साइड में अपना कुल्लुनसान पर्वत है। फिर इधर ये सुलेमान पर्वत है, इधर आपका हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है ना, इधर ध्यानश्याम पर्वत है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको मैपिंग कराएंगे, मतलब मैप वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अभी आपसे इतना जानो कि हिमालय पर्वत में ट्रांस हिमालय की ये पर्वत है। नदियाँ मैंने आपको बता दी कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, और ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? चल मिटा दो बेटा इसको। ओके, तो बेटा ये सब हमारे क्या थे, ट्रांस हिमालय के भाग थे। आज मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई होगी, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, चीज़ों को कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो किंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर आपको सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, बल्कि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपके लिए कुछ करने का अलग जुनून पैदा होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो बस इस सीरीज में, इस पार्ट में हम सिर्फ ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम आपको ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।